जेई 2001 का ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को तो आप जरूर खुद से ट्राई करिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर एज शोन इन द फिगर। The space between the lens and the mirror is then filled with water of refractive index 4/3. It is found that when a point object is placed 15 cm above the lens on its principal axis, the object coincides with its own image. On repeating with another liquid, the object and the image again coincide at a distance of 25 cm from the lens. Calculate the refractive index of the liquid. तो इस क्वेश्चन में देखिए हो क्या रहा है। ये एक लेंस है, यहाँ पर वाटर फिल कर दिया है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं रखा है। ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे रखा गया है तो देखा गया कि जो इमेज बना इस पूरे सिस्टम के कारण, लेंस, मिरर और बीच में जो पानी है, तो इस पूरे सिस्टम के कारण जो इमेज बना वो ऑब्जेक्ट पर ही आकर के बन गया। और पहले केस में ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे है तो ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड किया। दूसरे केस में एक दूसरा लिक्विड रख दिया गया है तो उस केस में 25 सेंटीमीटर पे कोइंसाइड कर रहा है। तो पूछ रहा है कि उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, और इस क्वेश्चन में आपको रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल लेंस वगैरह कुछ नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में ये सोचिए कि हो क्या रहा है। यहाँ पर एक लेंस है, लाइट रेज यहाँ से चलेंगी तो पहले क्या होगा, उसको एक लेंस मिलेगा, लेंस उसके साथ कुछ करेगा, रिफ्रैक्शन वगैरह। लेंस के बाद उसे क्या मिलेगा लाइट रेज को? ऐसा नहीं है कि लेंस के बाद डायरेक्टली उसको प्लेन मिरर मिल गया, नहीं, लेंस और मिरर के बीच में वाटर है या सेकेंड केस में लिक्विड है। तो लेंस मिला, फिर उसके बाद लिक्विड मिला या वाटर मिला, फिर उसको प्लेन मिरर मिला। यानी कि इस पूरे सिस्टम में 3 ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या क्या? पहले तो एक लेंस, ये लेंस लग नहीं रहा है, मान लो भाई लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद क्या मिलेगा, इस शेप का वाटर मिला, उसके बाद उसको प्लेन मिरर मिला। ठीक है, तो ये 3 चीज़ हैं। ये जो सिस्टम है इसमें सबसे पहले तो ये लेंस हो गया, उसके बाद वाटर है और वो इस शेप में होगा। अब ये दोनों सटा हुआ है लेकिन मैं जानबूझ करके अलग अलग दिखा रहा हूँ फॉर क्लैरिटी। ये जो ऊपर वाला लेंस है और ये जो वाटर ऐसा बनेगा ना, देखिए वाटर कैसा बनेगा। वाटर अगर आप यहाँ पर देखें तो वाटर का शेप कैसा होगा, इस रीजन में, इस रीजन में वाटर तो प्लेनो कॉनकेव लेंस की तरह लग रहा है ना। देखिए यहाँ पर वही मैंने बना दिया है, थोड़ा सा बड़ा बना दिया है, ये ऊपर थोड़ा चला गया है, उससे चिंता मत करिए। और इसके बाद क्या है, यहाँ पर एक प्लेन मिरर है, इधर शेड कर दीजिए, ये प्लेन मिरर हो गया। तो क्वेश्चन को अभी समझिए कि हो क्या रहा है इसमें। इस पूरे ऑप्टिकल सिस्टम में 3 कंपोनेंट हो गया। पहला तो कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा ये लिक्विड या वाटर जो प्लेनो कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, और तीसरा ये मिरर। इन तीनों का नेट इफेक्ट क्या हो रहा है, सोचिए। नेट इफेक्ट इन तीनों ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट्स का नेट इफेक्ट ये हो रहा है कि यहाँ पर अगर आपने एक ऑब्जेक्ट रखा तो आप क्या देख रहे हैं कि इमेज भी यहीं पर बन रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये है क्या, ये मिरर है। मिरर की खासियत क्या होती है, जो भी रे यहाँ से आ रहा है लेंस के तो थ्रू चला जाएगा, ठीक है, लेंस के आगे निकल जाएगा। ये जो वाटर है इसके भी आगे निकल जाएगा, लेकिन क्या वो रे इस मिरर के आगे यानी कि इस साइड में आ सकता है? नहीं आ सकता है। रे को वापस लौटना ही होगा क्योंकि ये तो मिरर है ना, ये मिरर है। तो रेज जो यहाँ से आ रही हैं, जिस डायरेक्शन में भी आएंगी, सभी के सभी रे को रिफ्रैक्शन वगैरह होकर लास्ट में रिफ्लेक्शन होगा और वापस लौटना होगा। वापस लौटने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रेज को लौटना ही होगा, ऐसे आएंगी, फिर यहाँ पे कुछ रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहाँ पे कुछ होगा और ये वापस लौटेंगी। अब आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है, क्या दे रखा है कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बन गया। इसका मतलब इंसिडेंट रे यहाँ से निकली। इंसिडेंट रे कहाँ से निकलती है? ऑब्जेक्ट से निकलती है ना। और इमेज कहाँ बनता है? जहाँ पर रेज लौट कर आ रही हैं, जहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करती हैं या अपीयर टू इंटरसेक्ट। अब इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। पहले तो देखिए यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ।
अब अगर ऑब्जेक्ट और इमेज को कोइंसाइड करना है, इसका मतलब सारी रेज को अपने पाथ को रीट्रेस करना पड़ेगा। यहाँ से जो रेज आई उनको वापस उसी रास्ते लौटना पड़ेगा, ठीक है। फिर इस रे को भी वापस उसी रास्ते लौटना होगा, इस रे को भी वापस उसी रास्ते लौटना होगा। तो ये सीक्वेंस समझिए कि क्या हो रहा है। मैं फिर से इसको समझाता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, मैं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ही ज़्यादा लेता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे चला, फिर यहाँ पे कुछ हुआ। अब इमेज भी यही बनना है, यानी कि यहाँ से जो रेज लौटेंगी वो इसी रास्ते लौटेंगी ना। मान लीजिए कि अगर किसी दूसरे रास्ते लौटेंगी इधर उधर करके, तब तो वो कहीं और चली जाएंगी, ये अलाउड नहीं है। इमेज को ऑब्जेक्ट की जगह ही बनना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रे ऐसे आई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई, तो वापस वैसे ही लौटना है। अब प्लेन मिरर में कोई रे अपने पाथ को रीट्रेस कर रहा है, वापस लौट रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये फंडा समझिए। प्लेन मिरर है, सिंपल प्लेन मिरर है। अगर आप उस पर कोई लाइट रे ऐसे डाल रहे हैं नॉर्मल से किसी एंगल पे, तो क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, जाएगा ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आप इधर से डाल रहे हैं तो इधर चला जाएगा। प्लेन मिरर में अगर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम डायरेक्शन में है, यानी कि इंसिडेंट रे भी अलोंग नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे भी अलोंग नॉर्मल है, यानी कि ये जो दो लेंसेज हैं इन दोनों का नेट इफेक्ट ये होना चाहिए कि जो फाइनल रे यहाँ पे निकल रहा है मिरर को हिट करने से जस्ट पहले, वो मिरर पे नॉर्मल आना चाहिए। ये पॉइंट समझिए। अब इस डायग्राम में तीनों चीज़ को मैंने अलग अलग दिखाया है, यहाँ पर तीनों एक साथ है, बिल्कुल कांटेक्ट में है। जस्ट फॉर क्लैरिटी मैंने तीनों को अलग अलग किया है। तो समझिए क्या होगा। आप चाह रहे हैं कि ये जो मिरर है इस पे जो रेज हिट कर रही हैं वो वापस उसी रास्ते लौट जाए, तब तो उन रेज को नॉर्मल डायरेक्शन में हिट करना पड़ेगा। नॉर्मल डायरेक्शन में हिट करेगा, यानी कि इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है, रिफ्लेक्टेड रे भी अलोंग नॉर्मल वापस चला जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो रेज आ रही हैं इस मिरर पे वो नॉर्मल डायरेक्शन में आना है। नॉर्मल डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन क्या हुआ, पैरेलल डायरेक्शन हो गया ना। अगर आप इन दोनों लेंस का एक सिस्टम मान लें, ये दोनों लेंस का, तो इन दोनों लेंस का नेट इफेक्ट क्या हुआ कि यहाँ से कुछ रेज निकली, रेज ऐसे निकली, दोनों लेंसेज से रिफ्रैक्शन वगैरह हुआ और फाइनली पैरेलल हो गई रेज। तो ये आपको क्या बता रहा है, ध्यान से समझिए। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि ये दो लेंस का सिस्टम हो गया, रेज यहाँ से आ रही हैं, चलो भाई रेज चल तू, रेज चली, और इन दोनों लेंसेज का नेट इफेक्ट ये हुआ कि रेज पैरेलल हो गई। तो किसी भी इस तरह के सिस्टम में फाइनल रेज अगर पैरेलल हो रही हैं, इसका मतलब रेज कहाँ से निकल रही हैं, फोकस से निकल रही हैं। तो ये जो डिस्टेंस आपको दे रखा है ना कि फर्स्ट केस में 15 सेंटीमीटर है, ये बेसिकली आपको ये बता रहा है कि ये जो दो लेंस है, पहला तो कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा ये जो लिक्विड या जो वाटर है, इन दोनों लेंसेज का जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो इस 15 के बराबर है। यही इस क्वेश्चन का मूल मंत्र है। आपको ये समझना है कि ये जो लेंस है, ऊपर वाला लेंस, और जो नीचे जो लिक्विड के कारण जो प्लेनो कॉनकेव लेंस बना, ये दोनों लेंस का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा रहेगा फोकस पे, तभी तो ये रेज फाइनली पैरेलल निकलेंगी। तो इतनी कहानी के बाद अब हम लोग इंडिविजुअल लेंसेज का फोकल लेंथ फाइंड करते हैं। इसका फोकल लेंथ मान लीजिए कि f1 है, इसका f2 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/f1 क्या हो जाएगा, μ-1 जो होता है, तो 3/2 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 3/2 - 1 यानी कि 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, 1/r1 - 1/r2। अब इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे नहीं रखा है, उसको मैं r मान लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, r1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि देखिए कॉन्वेक्स लेंस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, इंसिडेंट रे इधर से आ रहा है, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, सिंपल जो होता है। तो 1/r माइनस कर दीजिए -1/r, तो ये दोनों मिल करके हो जाएगा 2/r, यानी कि 1/f1 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 1/r के बराबर। पहला जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस जो है उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, r के टर्म्स में 1/r हो जाएगा। अब ये दूसरा जो लेंस है जो वाटर का बना हुआ है, ये वाटर का बना हुआ है, प्लेनो कॉनकेव लेंस है, इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 1/f2 इक्वल टू वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो 4/3 -1 करिएगा तो हो जाएगा 1/3 इंटू ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसका जो सरफेस है ना ये
ऐसा है पहला सरफेस, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इधर है तो माइनस हो गया, तो इसको लिखो भाई -1/r, माइनस कर दीजिए 1/∞, क्योंकि ये क्या है, ये तो प्लेन सरफेस है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी हो गया। तो 1/f2 क्या हो जाएगा, 1/f2 की वैल्यू आ जाएगी -1/3r। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए 1/f1 प्लस 1/f2, तो आपको 1/f इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो ऐड करिएगा तो मिलेगा 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r प्लस दिस -1/3r, तो हो जाएगा -1/3r। ये ऐड करिएगा तो आपको मिल जाएगा 3/3r - 1 यानी कि 2/3r। और ये क्वेश्चन में दे रखा है f इक्विवेलेंट क्या है, पहले केस में इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या है, इस 15 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 15 सेंटीमीटर पे जब आप ऑब्जेक्ट रखते हैं तो रेज पैरेलल निकलती हैं, यानी कि ये जो 15 सेंटीमीटर है वो क्या होगा, इस पूरे सिस्टम का फोकल डिस्टेंस हो गया। तो f इक्विवेलेंट को 15 रखिए तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 1/15। तो इससे आपको r की वैल्यू मिल जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब ये जो r की वैल्यू मिल गई ना, इसका यूज हम लोग सेकेंड केस में करेंगे। अब सेकेंड केस में क्या होगा, ये तो कॉन्वेक्स लेंस रहेगा ही, उसका फोकल लेंथ उतना ही रहेगा 1/r रहेगा। सेकेंड केस में अब ये होगा कि वाटर की जगह यहाँ पर एक दूसरा लिक्विड डाल दिया है, तो 1/3 की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, μ-1 आ जाएगा, वेयर μ इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड। और यहाँ पर ये -1/r ये सब तो वही रहेगा। तो सेकेंड केस में जब हम लोग 1/f2 करेंगे तो μ-1 इंटू -1/r आ जाएगा। और सेकेंड केस में f इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, उसको हम लोग लिख सकते हैं f डैश इक्विवेलेंट, डैश इसलिए क्योंकि ये सेकेंड केस में है, वो क्या हो जाएगा 1/r तो रहेगा ही, माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा। सेकेंड केस में सिर्फ 1/3 की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, लिक्विड है तो यहाँ पे μ-1 करिए तो ये हो जाएगा -μ-1 डिवाइडेड बाई r। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको दे रखा है कि सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड करता है 25 सेंटीमीटर पे, यानी कि 25 सेंटीमीटर पे फोकस बन रहा है। सेकेंड केस में फोकस बनेगा तभी तो यहाँ से रेज निकलेंगी, तो फिर पैरेलल यहाँ पे सब आ जाएगा। तो सेकेंड केस में f इक्विवेलेंट डैश जो है वो कितना है 25 सेंटीमीटर, तो इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए इज इक्वल टू 1/25। तो यहाँ से अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान है। r की वैल्यू हमने फर्स्ट केस से ऑलरेडी फाइंड कर ली है कि r की वैल्यू 10 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - μ/r इज इक्वल टू 1/25। r की वैल्यू 10 डाल दीजिए यहाँ पर। तो अब इसको जब सिंप्लीफाई करिएगा तो 5 2 = 10, 5 5 = 25, ये हो जाएगा 5 2 यानी कि 10 - 5 μ इज इक्वल टू 2, 5 μ इज इक्वल टू 8, इट मीन्स μ इज इक्वल टू 1.6। तो इस क्वेश्चन में बेसिक फंडा क्या था, बेसिक फंडा ये था, ये एनालाइज करना कि ये ऑप्टिकल सिस्टम कैसा है। इसमें 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, पहला तो ये कॉन्वेक्स लेंस जो बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है, दूसरा जो ऑप्टिकल सिस्टम है जो प्लेनो कॉन्केव लेंस है उसको पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। वो क्यों बनता है, वो इसके कारण बनता है। ये प्लेन सरफेस हो गया और ये जो लिक्विड यहाँ पे फिल हो गया ना, लिक्विड या वाटर जो फिल हुआ, ये भी एक लेंस की तरह काम करता है और दोनों लेंस कांटेक्ट में हैं। दोनों लेंस कांटेक्ट में हैं और दोनों लेंस का इफ़ेक्ट ये है कि जब 15 सेंटीमीटर पे या 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज भी वहीं पर है। इसका मतलब ये जो दोनों पॉइंट है 15 वाला और 25 वाला, उन दोनों लेंस कॉम्बिनेशन का फोकस बन रहा है। फोकस बनना क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि फोकस से रेज निकलेंगी तभी तो वो फाइनली पैरेलल होंगी। पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इस लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस कैसा है, ऐसा है, इसके पैरेलल होंगी। इसका मतलब ये जो प्लेन मिरर है उसके परपेंडिकुलर होंगी और प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर तो इन रेज को होना ही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज अगर एक जगह बन रहा है इसका मतलब जो रेज है वो अपने पाथ को रिट्रेस बैक कर रही हैं, वापस अपने पाथ पे लौट रही हैं। तो नॉर्मल होने के लिए इन रेज को पैरेलल होना पड़ेगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने के लिए ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है ना, ये ऑब्जेक्ट फोकस पे होना चाहिए। तो ये की फंडा था इस क्वेश्चन का। इतना अगर आपने समझ लिया तो उसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन है, वो सब कैलकुलेशन करके हमने फाइंड कर लिया कि म्यू की वैल्यू 1.6 है।